वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो आज हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए एंड दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो हम एक क्यों पढ़ रहे हैं, वेल मैं सबका आंसर जानती हूँ कि आपके क्लास 11 के करिकुलम का पार्ट है, इसलिए आप इसे पढ़ रहे हो। उसके अलावा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि वेल ये जो कोर्स है वो जेई और नीट की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नहीं आए। तो ये कोर्स इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल उसके अलावा इस कोर्स की आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का जो ये वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मीनिंग हीट और डायनेमिक्स का मतलब इन मोशन। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हीट इन मोशन। इसका बेटर वर्ड क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट। और अगर फ्लो ऑफ हीट बोलूँ तो आपको अपनी जूनियर क्लासेस की स्टडीज ज़रूर याद आ गई, जहाँ पे आपने पढ़ा है कि हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। तो ये आप सब छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल, वेल अगर हमने एक टेबल पे अपना चाय का कप रखा और उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि चाय का कप गर्म और उसका सराउंडिंग टेम्परेचर कूलर। तो हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर और ये बैलेंस बनाते बनाते चाय का कप ठंडा हो जाता है। तो ये आप सब लोग शायद अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो क्या यही है थर्मोडायनेमिक्स? वेल ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल है, मगर सारे का सारा नहीं। थर्मोडायनेमिक्स इससे कहीं का बड़ा एक टॉपिक है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स है। आपके बॉडी के बेसिक मैकेनिज्म्स हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, नॉर्मल आपका फूड से फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है, वो सब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस हैं। अगर हम और आगे देखें, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, वेल अगेन थर्मोडायनेमिक्स। इवन जो एरोप्लेन्स हैं वो कैसे फ्यूल को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करके कैसे ट्रैवल करते हैं, और इवन रॉकेट्स। तो रॉकेट्स की भी जो साइंस है वो सब किसके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जनरली स्टूडेंट्स इसको थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं। तो आई होप आप लोग ये सब मेरे साथ हर एक लेक्चर को देखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका ये जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए, राइट। तो आज के पहले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स की, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स के इस कोर्स में हम यूज़ करेंगे, उन्हें हम सीखना शुरू करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वो है कि क्या होता है एक सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री। तो आई होप आप लोग ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स को केमिस्ट्री में हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स को आप फिजिक्स में भी स्टडी करोगे, अगेन वहाँ पे भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मगर जब हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं तो हम उसे बोलते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड कह सकते हैं या केमिस्ट्री से रिलेटेड कह सकते हैं, एनर्जेटिक्स एनर्जी के लिए, राइट। तो यहाँ पे हीट एनर्जी नहीं, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम जब केमिस्ट्री की टर्म्स में स्टडी करेंगे तो हम उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। So this is the branch of chemistry that deals with energy changes taking place during various physical processes and chemical reactions. और अब importance थर्मोडायनेमिक्स की, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स का क्या फायदा है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो एक हमारे पास एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस हैं कि ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं, वेल ये हमें मालूम लगता है थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से।
टू अंडरस्टैंड द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब आपने जूनियर क्लासेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को पढ़ा है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पढ़ा है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी जहां हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स फॉर्म करें। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये सब एनर्जी चेंजेस जो एक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ये सब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। टू प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्शन होगा या नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो कितनी होगी, और साथ ही में कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स को हम क्यों रिएक्ट करा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। वो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वेल हमें वो थर्मोडायनेमिक की स्टडी से मालूम लगता है, राइट। तो जनरलाइज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी को यूज करते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को देखते हुए हम कुछ जनरलाइजेशन करते हैं कि अगर ये ऐसे हो रहा है तो वेल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस तरीके से प्रोसीड कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल्स पे बात नहीं करते हैं, जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे हमें मालूम लग जाएगा। फाइन, मगर एक्सपेरिमेंटल कोई भी रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज करके और चीजों पे अप्लाई करने में हमें थर्मोडायनेमिक्स हेल्प करता है। एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि हमें पता है कि फ्यूल को बर्न करने से एनर्जी मिलती है, उसी को हमने यूज किया कुकिंग के लिए, उसी को हमने यूज किया इवन रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए। तो जनरलाइज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक छोटी चीज से बड़ी चीज तक लेके जा सकती है। अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी है ये 4 जनरलाइजेशंस पे बेस्ड है जिन्हें हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और ये 4 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड एंड 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इन 4 लॉज को हम इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। और वेरी इंटरेस्टिंगली आप ये फाइंड करोगे कि जब आप ये 4 लॉज को स्टडी करोगे कि ये जो चारों लॉज हैं ये एप्लीकेबल है टू द ऑल फिनोमिनन ऑफ नेचर। तो नेचर में कुछ भी हो रहा है ये सारे लॉज हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर आप इसका कोई प्रूफ मांगे तो वेल हमारे पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। तो जनरली जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम हाथ पे प्रूफ भी पढ़ते हैं उसका, मगर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का कोई भी फॉर्मल प्रूफ नहीं है, मगर क्योंकि ये हर एक नेचर के फिनोमिनन पे एप्लीकेबल है तो हम इसे मान के चलेंगे कि ये सब के सब लॉज जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, और इन्हीं लॉज पे हम सारी थर्मोडायनेमिक की स्टडी को बेस करेंगे। बहुत सारे फायदे हैं थर्मोडायनेमिक्स के, मगर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे अप्लाई ओनली टू मैटर इन बल्क एंड नॉट टू इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो जब भी हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होंगे, उनका एग्रीगेट होगा, हम उसको करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, तो ग्लास ऑफ वाटर पे हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर हम ये कहें कि इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल पे हम इन लॉज को अप्लाई कर पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। It can only predict the possibility of a process but not its success. आप रियलाइज करोगे कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे तो ये जो लॉज हैं वो उसके एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ही कंसिडर करते हैं, बीच में रास्ते में क्या हुआ नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आपको स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जाना है। ठीक है, तो आपको स्टेशन ए भी मालूम है कि बहुत अच्छी जगह है, स्टेशन बी भी मालूम है बहुत अच्छी जगह है, तो आप सोचते हो कि हाँ मैं स्टेशन ए से स्टेशन बी पे चला जाऊंगा, मगर रास्ते में आपको सही सड़क मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको नहीं मालूम, राइट। तो आप सोच रहे हो कि आप पहुंच जाओगे, मगर आप पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि रास्ते में सड़क ही खराब थी, आपको वापस आ जाना पड़ता है। ओके, सो सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को कंसिडर करता है, उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है कि एक प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता,
मगर उसे क्योंकि रास्ते में आने वाली रुकावटों का नहीं मालूम है, तो इसलिए वो उस प्रोसेस की सक्सेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, हमें मालूम लग गया कि रिएक्शन होगा, मगर रिएक्शन कितनी देर में होगा, क्या 10 सेकेंड में हो जाएगा या 1 मिनट में होगा या 30 दिन में होगा, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से नहीं मालूम लगता। It does not throw any light on the mechanism of the reaction। तो रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से नहीं मालूम होता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स के, बट फिर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टडी है। तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीट डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें हम पहली बार यूज कर रहे होंगे, जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो कि अब हम आने वाले एक आधे लेक्चर तक डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे टर्म्स, वो है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ सिस्टम। सिस्टम अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सिलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी को हम सिस्टम बोलेंगे, और यूनिवर्स का जो बाकी हिस्सा रह जाता है, जो कि हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। और इन दोनों के बीच का जो रीजन है, जो कि सेपरेट कर रहा है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री या वॉल। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब आप एक ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम से हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आप जिस रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, वो जो रूम है वो सिस्टम है। ठीक है, तो उसे हमने सिस्टम ले लिया। बाकी का सारा यूनिवर्स उस एक रूम को छोड़ के वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। ठीक है, और रूम की जो वॉल्स हैं, जो कि रूम को और बाकी के यूनिवर्स को सेपरेट कर रही हैं, वो क्या हो जाएगी, बाउंड्री। ठीक है, एक और अगर एग्जाम्पल लें कि हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर हम पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया, पानी दिया, पानी को हमने गर्म किया। तो ये जो बीकर है जिसके अंदर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, वेल ये क्या है, हमारा वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है जहां पे हम उस थर्मोडायनेमिक स्टडी को कर रहे हैं। तो ये बीकर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेल ये हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस्टम। और बाकी का सारा यूनिवर्स अराउंड दिस, ठीक है, इस बीकर को छोड़ के सब कुछ जो इस यूनिवर्स में है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। और ये बीकर वेल खुद से क्योंकि सेपरेट कर रहा है अंदर के वाटर को बाकी के सारे यूनिवर्स से, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंड्री। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री वॉल क्या है। तो बाउंड्री या वॉल हम दोनों ही टर्म्स को यूज करेंगे for something that is going to separate the system from the surroundings। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंटली जो याद रखना है वो ये है कि सिस्टम जिसे भी हम लेंगे थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, दैट शुड बी फाइनाइट। ठीक है, तो मेजरेबल होना चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि इनफाइनाइट आपने चीज कुछ ले लिया, तो वो सिस्टम नहीं हम लेते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए। और उसे मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी स्टडी किया कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ जहां पे हमारे पास बल्क ऑफ मैटर होगा। माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए हम थर्मोडायनेमिक लॉज को अप्लाई ही नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सिस्टम हमेशा फाइनाइट एंड मैक्रोस्कोपिक। सो आपने अंडरस्टैंड किया कि बाउंड्री क्या होता है, तो लेट अस सी कि टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज को हम टाइप्स ऑफ वॉल्स भी कहेंगे। तो सबसे पहली वॉल्स हैं हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, रियल वॉल एंड इमेजिनरी वॉल। तो रियल वॉल क्या है, वेल रियल वॉल वो बाउंड्री है दैट इज गोइंग टू कोइंसाइड विद रियल फिजिकल सर्फेसेस। ठीक है, सो रियल वॉल इज द बाउंड्री विच कोइंसाइड्स विद रियल फिजिकल सर्फेसेस, जबकि इमेजिनरी वॉल इज दैट बाउंड्री विच डज नॉट कोइंसाइड विद रियल फिजिकल सर्फेसेस।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ग्लास है, इसमें हमने लिया कुछ पानी। क्योंकि हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम। सिस्टम के बाहर जितना कुछ भी है यूनिवर्स में वो हो जाएगा सराउंडिंग। और सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट क्या कर रहा है, वेल ये ग्लास। और आप इस ग्लास को देख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रियल वॉल। तो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाले रीजन को हम सिस्टम वॉल बोलते हैं। और क्योंकि हम इस वॉल को देख सकते हैं इसलिए ये होगी एक रियल वॉल। अब सपोजिटली मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो क्या बता सकते हो इस लाइन के नीचे क्या है, वेल इस लाइन के नीचे है वाटर। और लाइन के ऊपर क्या है, वेल लाइन के ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, वेल एयर है। तो इसका मतलब है इस लाइन के नीचे वाटर है, इस लाइन के ऊपर एयर है। मगर क्या ये लाइन एक्चुअली में आप देख सकते हो, ये मैंने खुद से ड्रॉ की है, मगर आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक ग्लास हो उसके अंदर कुछ बिल्कुल जैसे ये ग्लास आप देख सकते थे, तो क्या आप ये डिमार्केशन देख सकते हो बिटवीन वाटर एंड एयर, आप इसको नहीं देख सकते। मगर फिर भी आपको पता है कि जो सरफेस पे टॉप लेयर है वाटर की उसके ऊपर एयर है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये भी एक बाउंड्री होगी बिटवीन वाटर एंड द सराउंडिंग एयर, मगर ऐसी बाउंड्री है जिसे हम देख नहीं सकते। तो ये हो गई इमेजिनरी बाउंड्री या इमेजिनरी वॉल, ठीक है। सो आई होप अब आपको अंडरस्टैंडिंग आई कि रियल और इमेजिनरी क्या होगा। एक ऐसी बाउंड्री जिसे हम देख सकें वो रियल, जिसे हम ना देख सकें मगर फिर भी हमें मालूम है कि वो एक बाउंड्री है, तो वेल वो हो गई इमेजिनरी बाउंड्री। नेक्स्ट अब हमारे पास है रिजिड वॉल एंड फ्लेक्सिबल वॉल। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल वॉल क्या है, वेल एक ऐसी वॉल जिसकी एक फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड पोजीशन हो उसे हम बोलते हैं रिजिड वॉल, और जिसकी कोई भी फिक्स्ड शेप या पोजीशन ना हो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल वॉल। इसके लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे, वेल हमारे पास अगेन एक रूम है, आपका कमरा है, आपके कमरे में और सामान के साथ साथ क्या है, वेल एयर है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक बैलून है, इस बैलून के अंदर भी एयर है। अब दोनों को हम थर्मोडायनेमिक में स्टडी कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए, सिस्टम। ये भी एक सिस्टम, और इसके आसपास सब कुछ जो भी हो गया वो क्या हो गया, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या है, बाउंड्री, और यहाँ पे भी सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या है, बाउंड्री। अब ये दोनों बाउंड्रीज में क्या कोई डिफरेंस है, वेल है। कैसा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि अगर आप इस रूम की वॉल को देखोगे तो इस रूम की वॉल जो है उसकी शेप फिक्स्ड है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड है। अनलेस आप इस रूम की वॉल को तोड़ के नई से नहीं बनाओगे ये बिल्कुल इसी शेप में रहेगी, राइट। और पोजीशन, आप स्कूल गए और स्कूल से वापस आए तो क्या आप ये देखते हो कि आपके रूम की वॉल आपके रूम में ना रह के कहीं नेबरहुड में किसी के घर में है, ऐसा तो नहीं होता। वो जहां पे आप छोड़ के जाते हो वहीं पे रहती है, तो उसकी पोजीशन भी फिक्स्ड है। और फ्लेक्सिबल वॉल जो कि इस बैलून में है, राइट, तो ये वॉल क्या हो गई, ये हो गई एक रिजिड वॉल। बैलून की वॉल होती है एक फ्लेक्सिबल वॉल, क्यों, क्योंकि आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। आप इसको प्रेस करोगे, कहीं से कुछ डिफरेंट सा डिजाइन बना लोगे और उसको टर्न कर दोगे तो बहुत डिफरेंट शेप्स दे सकते हो। तो ये एक रिजिड वॉल नहीं है। सिमिलरली इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको अंदर बाहर को प्रेस कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन वॉल की कुछ चेंज नहीं हो रही है। और अगर आपने इसको रूम के एक कॉर्नर में रखा है और आप थोड़ी देर बाद आओगे तो आप इसको ये दूसरे कॉर्नर में नहीं मिल सकती, तो ये आपको डिफरेंट प्लेसेस में भी मिल सकती। ये वॉल कैसी है, ये एक फ्लेक्सिबल वॉल है, ओके। अब इसको हम केमिस्ट्री की टर्म्स में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, लेट अस सी दैट। सो हमारे पास सपोजिटली एक वेसल है जिसके अंदर हमने एक पिस्टन को फिट किया है। पिस्टन क्या होगा, वेल आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा है कि अगर हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो पिस्टन का होगा अंदर की तरफ आ जाएगा, जो वॉल्यूम होगी इस वेसल की कम हो जाएगी। अगर हम वापस उस प्रेशर को रिलीज करेंगे ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ओके। अब इसकी अगर हम
वॉल्स को स्टडी करें तो वेल ये वॉल कैसी होगी, वॉल इसकी ना तो शेप चेंज होगी ना पोजीशन चेंज होगी, इसलिए ये हो जाएगी रिजिड वॉल। मगर अगर हम इस पिस्टन को देखें कि यहाँ पे पिस्टन था, ठीक है, यहाँ नहीं, ये पिस्टन है, ओके, सो यहाँ पे इस टाइम पे पिस्टन है, राइट। अब यहाँ पे अंदर एयर है, बाहर सराउंडिंग एयर है, और ये इन दोनों के बीच में एक वॉल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये कैसी वॉल है, वेल ये होगी एक फ्लेक्सिबल वॉल, क्योंकि इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगी, एक फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो अंडरस्टैंड हुआ अब आपको कि रिजिड और फ्लेक्सिबल वॉल हम कहाँ पे केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परमिएबल एंड इम्परमिएबल वॉल्स। तो अगेन आपके रूम के साथ ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका रूम है, आप यहाँ पे खड़े हैं, राइट, आपको अंदर जाना है इस रूम में, तो क्या आप इस वॉल के थ्रू अंदर अपने रूम में जा सकते हैं? आप घोस्ट तो नहीं है, आप भूत तो नहीं है, इसका मतलब है कि आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सिर्फ भूत होते हैं जो कि हम पिक्चर्स में देखते हैं कि एक वॉल के थ्रू पास करके दूसरे रूम में ट्रैवल करके, तो हम वो नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। और हम क्या हैं, हम हैं मैटर, राइट। तो मैटर कुड नॉट ट्रैवल थ्रू दिस वॉल, ओके। सो ये वॉल क्या होगी हमारे लिए, ये होगी हमारे लिए एक इम्परमिएबल वॉल, a wall that prevents the passage of matter through it। बट अब यहाँ पे सपोजिटली एक डोर है और वो डोर खुला हुआ भी मिल गया आपको, राइट। तो आप क्या करोगे, इस डोर के थ्रू कमरे के अंदर चले जाओगे। तो अब आपके लिए इस डोर ने कैसे एक्ट किया, वेल उसके लिए आपने डोर ने एक्ट किया एज अ परमिएबल वॉल, उसने अपने थ्रू आपको अंदर जाने दिया, राइट। सो दैट इज अ परमिएबल वॉल। एक और एग्जांपल लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन आप लोगों ने स्टडी किया है कि वो क्या होती है, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वेल कुछ सब्सटेंसेस को वो अंदर जाने देगी, कुछ सब्सटेंसेस को अंदर नहीं जाने देगी, या बाहर भी। ठीक है, सो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं, इट इज वाइज, दोनों तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग में जाना या सराउंडिंग से सिस्टम में उस चीज का ट्रैवल करना, ओके। सपोजिटली हमारे पास सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस ए यहाँ से अंदर सेल में चली जाती है, तो उसके लिए ये सेल वॉल कैसी होगी, वेल होगी परमिएबल, क्योंकि उसने इसको अंदर जाने दिया। एक सब्सटेंस बी है, उसको सेल वॉल मना कर देती है, नहीं भैया आप अंदर नहीं जा सकते हो, तो इसलिए क्या कहेगा, बी क्या कहेगा, वेल बी कहेगा कि ये जो सेल वॉल है वो है इम्परमिएबल, राइट। सो जब मैटर एक वॉल के थ्रू अंदर जा सके तो वो वॉल होगी परमिएबल, और अगर ना जा सके तो वो होगी इम्परमिएबल। सो कीप ऑन मेकिंग नोट्स, जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट जब आप बाद में अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करें तो आपको दोबारा से ये लेक्चर्स देखने ना पड़े, अनलेस आपको कुछ समझ में ना आए, आप जल्दी से अपने नोट्स के साथ इस सब चीजों को रिवाइज कर सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास है डायाथर्मिक वॉल एंड एडियाबैटिक वॉल। तो डायाथर्मिक वॉल क्या है, एक ऐसी वॉल जो कि पैसेज ऑफ मैटर को अपने थ्रू नहीं अलाउ करेगी, बट फ्लो ऑफ एनर्जी को अपने थ्रू अलाउ करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक मेटल का वेसल है, या इनफैक्ट आपका रूम है, पहले आपके रूम से ही बात करते हैं। तो आपका रूम है, रूम के बाहर का जो टेम्परेचर है सपोजिटली वो 50 डिग्री सेल्सियस है, आजकल बहुत गर्मी है, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत गर्म है। आपने कमरे के सब दरवाजे खिड़कियां सब बंद की हुई हैं, ओके, मगर आपके कमरे के अंदर क्या टेम्परेचर ठंडा हो सकता है, राइट, अनलेस आप एयर कंडीशनर्स यूज नहीं करते हैं। फिर भी आप क्या देखते हो कि आपने सारे कमरे के दरवाजे बंद किए हुए हैं, मगर फिर भी आपके कमरे के अंदर अगर 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं है तो एटलीस्ट 40 डिग्री जरूर है, राइट। इसका मतलब क्या है कि बाहर की जो गर्मी थी वो अंदर ट्रैवल कर गई, मगर आप जब बाहर खड़े थे तो इसने आपको अंदर आने नहीं दिया वॉल के थ्रू। ठीक है, तो मैटर तो अंदर नहीं जा पाया, मगर हीट एनर्जी अंदर को चली गई, तो ऐसी वॉल को हम क्या बोलेंगे, डायाथर्मिक वॉल। सिमिलरली अगर हमारे पास एक ऐसे वेसल है, वेसल क्या हो, हमने सब तरफ से बंद कर दिया है, उसके अंदर वाटर है, राइट। इसको जब हम बाहर से हीट करते हैं तो ये जो पानी अंदर है वो गर्म हो जाता है,
बाहर से हीट कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है इस वाटर की जो फ्लेम है उसकी हीट इस वॉल के थ्रू अंदर को ट्रैवल करके वाटर को हीट कर पाए। मगर अब इसके अंदर जब हम इसको और गर्म करते रहेंगे, इसमें वाटर वेपर्स बनने शुरू होंगे। क्योंकि ये बंद है तो वाटर वेपर्स बाहर नहीं जा सके, तो मैटर बाहर नहीं जा पाया, मगर हीट जो थी वो अंदर जा सकी, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है ऐसी वॉल को हम क्या बोलेंगे? डायाथर्मिक वॉल, जो कि मैटर को अंदर नहीं जाने दे और एनर्जी को अंदर बाहर जाने दे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबैटिक वॉल, जो कि ना तो मैटर को अंदर जाने देगा ना एनर्जी को अंदर जाने देगा, अनलेस हम कोई स्पेसिफिक कोई फोर्स लगाएं। ठीक है, उसके लिए अब कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा एक थर्मस फ्लास्क। तो एक थर्मस फ्लास्क में क्या होता है? वेल, हमारे पास एक ऐसे ग्लास की फ्लास्क होती है, उसके आसपास सब इंसुलेशन होती है, राइट। तो जब आप इसके अंदर अपना कुछ ठंडी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कोल्ड कॉफी डाली, तो वो काफी देर ठंडी रहती है। काफी देर वो ठंडी क्यों रहती है? क्योंकि इसके आसपास इंसुलेशन है। वो जो अंदर का ठंडा है वो अंदर को ठंडा रखती है, बाहर के टेम्परेचर के साथ उसका इफेक्ट नहीं होता, राइट। इसका मतलब है ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, क्योंकि हमने इसको बंद किया हुआ है। तो ऐसी वॉल क्या होगी? एडियाबैटिक वॉल। मगर अगेन अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि मैम थोड़ी देर के बाद तो वो ठंडा जो होता है वो ठंडा रहता नहीं है, वो गर्म हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि ये 100% एडियाबैटिक वॉल नहीं है। कुछ ना कुछ इस परफेक्ट इंसुलेशन के बाद भी, बहुत अच्छी इंसुलेशन के बाद भी कुछ एनर्जी लॉस जरूर होता है। सो जो थर्मस फ्लास्क की वॉल होगी वो एक 100% एडियाबैटिक वॉल होगी नहीं। अगर एक 100% एडियाबैटिक वॉल है, राइट, वो 100% इंसुलेशन है, तो वहां पे ना तो पैसेज ऑफ मैटर थ्रू इट होगा ना एनर्जी होगा। ठीक है, सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस। सिर्फ हम थर्मस फ्लास्क को एक क्लोज एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं। ओके, अब इन टाइप्स ऑफ वॉल को स्टडी करते हुए क्या आपने रियलाइज किया कि सिस्टम और सराउंडिंग्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? या मैं दूसरे वे में पुट करूं कि क्या कुछ सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रहा है? तो वेल, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की इंटरैक्शंस होंगे या दो तरह के एक्सचेंज होंगे। एक एक्सचेंज है मैटर का और एक एक्सचेंज है एनर्जी का। तो थ्रू आउट हम बाउंड्रीज को डिस्कस करते हुए इन्हीं दोनों चीजों की बात कर रहे थे कि मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। और एक्सचेंज ऑफ मैटर सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर या तो बाउंड्री इमेजिनरी हो या ऐसा हो कि सम पार्ट ऑफ द बाउंड्री इज इमेजिनरी। जैसे कि हमने ग्लास ऑफ वाटर में देखा था कि कुछ पार्ट रियल बाउंड्री था और कुछ पार्ट एक इमेजिनरी था। तो जहां पे भी इमेजिनरी बाउंड्री आ जाएगी वहां पे एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल होगा। और या बाउंड्री जो है वो परमिएबल होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल है, राइट। और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, अब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में आगे हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, या तो हीट एनर्जी या वर्क, राइट। and work is also a form of energy। तो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी कब हो सकता है? वो तब हो सकता है अगर बाउंड्री जो है वो डायाथर्मिक है। ओके, सो चाहे मैटर एक्सचेंज हो रहा हो या ना हो रहा हो, अगर हीट एक्सचेंज हो रही है तो वो बाउंड्री क्या होगी? डायाथर्मिक होगी। क्लियर? ऑल राइट। और वर्क कब होगा? वर्क तब होगा अगर सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है, तब वर्क होगा, राइट। सपोजिटली जैसे कि हम इस पिस्टन को जब नीचे प्रेस करते हैं तो वी से कि वर्क इज डन ऑन द गैस। हमने गैस को कंप्रेस किया तो वर्क इज डन ऑन द गैस। और इसके लिए बाउंड्री को कैसा होना जरूरी है? वेल, इसके लिए बाउंड्री को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। और इन इंटरैक्शंस के बेसिस पे हम सिस्टम्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो लेट अस लर्न दैट। इनफैक्ट हम सिस्टम्स को काफी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बट सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। सो सबसे पहले हमारे पास है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर, फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन प्लांट्स। तो जैसे हमारे पास ये ग्लास है, राइट। इस ग्लास के अंदर हमने पानी डाला, इसको गर्म किया, वाटर वेपर्स बन गए, ठीक है। मगर ये क्या है? ये बर्तन है जो कि खुला है,
उसको आप नीचे से हीट कर रहे हो, वाटर पे से वेपर्स बन रहे हैं और वो वेपर्स क्या है, सराउंडिंग्स में जा रहे हैं. सो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टम, क्योंकि वाटर का जो अमाउंट था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके कम हो रहा है. सो यहाँ से जो सिस्टम के अंदर मैटर था वो सराउंडिंग्स में एस्केप कर रहा है, ठीक है, थ्रू द इमेजिनरी वॉल. और जो हमारी रियल वॉल है उसके थ्रू मैटर का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, मगर हीट का एक्सचेंज यहाँ से भी होता है, ठीक है. तो इस इमेजिनरी वॉल से हीट का भी एक्सचेंज होगा और मैटर का भी एक्सचेंज होगा, मगर रियल वॉल के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या एक्सचेंज होगा, सिर्फ हीट का. जो अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर सराउंडिंग के टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा. ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे पास ओपन सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम है क्लोज सिस्टम. तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा कि मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी का एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग. फॉर एग्जांपल, अब इसी वाटर को हमने क्या कर लिया, एक क्लोज्ड वेसल में ले लिया. अब क्लोज्ड वेसल में लेके पानी को गर्म किया, पानी बॉईल हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, मगर वेपर्स अब बाहर नहीं जा सकते हैं. तो जितना मैटर पहले था उतना ही मैटर बाद में भी रहेगा, बिकॉज द वेसल इज क्लोज्ड. मगर व्हाट अबाउट हीट, हीट अभी भी एक्सचेंज हो सकती है. हम अंदर गर्म कर रहे हैं तो ये हीट जो है वो बाहर की तरफ ट्रैवल कर सकती है, राइट. सो ऐसा सिस्टम क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास आइसोलेटेड. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है नाम देखकर ही कि यहाँ पे ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना मैटर का एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग. फॉर एग्जांपल, सोडियम एडेड टू वाटर कंटेन्ड इन अ सील्ड कंटेनर. तो हमने एक इंसुलेटेड सील्ड कंटेनर लिया, उसके अंदर सोडियम और वाटर को रिएक्ट कराया, प्रोड्यूस किया होगा हाइड्रोजन गैस, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है. तो ना तो ये हाइड्रोजन बाहर एस्केप कर सकेगी, तो मैटर भी नहीं बाहर जा पाएगा, और ना ही हीट जो अंदर फॉर्म हुई वो बाहर जा सकेगी. तो ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा ना ही यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होगा. ऐसा सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है. सो तीनों टाइप के सिस्टम्स में क्या एक्सचेंज पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, उसके लिए हम डायग्रामेटिकली इसको याद रख सकते हैं, राइट. तो हमारे पास मैटर के लिए ग्रीन एरो है और एनर्जी के लिए रेड एरो है. तो इसका मीनिंग ये है कि ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है. क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा मगर एनर्जी का एक्सचेंज होता है. और आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है. सो आई होप अब आप लोगों को ये तीनों सिस्टम्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई. अब अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई ये पूछे कि एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ, तो वेल उसका आंसर होगा कंप्लीट यूनिवर्स. तो हम क्या लेते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स फॉर्म करता है यूनिवर्स. अगर यूनिवर्स ही कंप्लीट एक सिस्टम बन जाए तो मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हम किसके साथ करेंगे, किसी के साथ भी नहीं. तो इसलिए हम कहते हैं कि द कंप्लीट यूनिवर्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम. बाकी के कोई भी सिस्टम होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हमेशा होता है. परफेक्ट आइसोलेशन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. तो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल यूनिवर्स. सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर सिस्टम्स, जहां पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं सिस्टम को एज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होगा, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हो, जैसे कि अर्थ है, ग्लास फुल ऑफ वाटर है, सैंपल ऑफ गैस है, जहां पे बहुत सारे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन है, ठीक है. तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. और इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिसे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. अब एग्जांपल के लिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, मास, कॉम्पोजिशन, डेंसिटी, एंथैल्पी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन एटसेट्रा. तो इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर होगा सिंगल या फ्यू पार्टिकल्स, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा.
और आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो हम हमेशा क्या स्टडी करते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, क्योंकि थर्मोडायनेमिक लॉ सिर्फ इसी को एप्लीकेबल होंगे। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये यू स्टैंड करता है इंटरनल एनर्जी के लिए, एच स्टैंड करता है एंथैल्पी के लिए, जी गिब्स फ्री एनर्जी और एस एंट्रोपी के लिए। तो ये टर्म्स हैं जो कि आपने इस कोर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अभी सीखनी है। आप इनको अभी नहीं जानते हो, बट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को आप जानते हो, राइट। तो जो थर्मोडायनेमिक लॉज होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे एप्लीकेबल होते हैं, और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो ये सारे हैं दे आर डिफाइंड फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स ओनली। माइक्रोस्कोपिक पे हम उनको यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है रियल सिस्टम और आइडियल सिस्टम। तो रियल सिस्टम, जो भी हम सिस्टम फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को लेते हैं वो है एक रियल सिस्टम जो कि आप एक्चुअली में कर रहे हो, और एक है हमारे पास आइडियल सिस्टम जो कि हम एक थ्योरेटिकल वर्क के बेसिस पे मानते हैं। जैसे कि आप स्टडी करते हो एक आइडियल गैस, राइट। तो आइडियल गैस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम हर एक चीज को आइडियल लेते हैं, जबकि रियली में वो सब नहीं होता, राइट। तो एक आइडियल सिस्टम एक थ्योरेटिकल वर्क है, आइडियल इन साइंटिफिक सेंस है। इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, मगर हम फिर भी आइडियल सिस्टम को लेकर इसलिए चलते हैं क्योंकि उससे जो हमारे थर्मोडायनेमिक लॉज हैं हम उनको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो कुछ भी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रियल सिस्टम रिक्वायर्ड है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन होमोजेनस सिस्टम एंड हेट्रोजेनस सिस्टम में। तो होमोजेनस सिस्टम क्या होगा, होमोजेनस, सिमिलर। तो हमारे पास जब एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर सिंगल फेज या सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, एक सिंगल फेस हो, वो सिस्टम होगा एक होमोजेनस सिस्टम, और उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होगी उस सिस्टम की देयरफॉर वो यूनिफॉर्म होगी। चाहे वो एक लिक्विड है, चाहे वो एक गैस है, चाहे वो एक सॉलिड है, या एक सोल्यूशन है ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो सॉलिड भी लिक्विड के अंदर एक सोल्यूशन फॉर्म कर लिया तो होमोजेनस सिस्टम बन जाएगा। अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो गए, दैट विल बी ऑल्सो अ होमोजेनस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया गैस को जब हम हीट किया तो हमें मिला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो अमोनिया भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। सो दिस फॉर्म्स अ होमोजेनस सिस्टम। और हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होगा, ऑब्वियसली जहां पे मल्टीपल फेजेस प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो हमेशा सेपरेटेड होंगे एक दूसरे से बाय डेफिनेट बाउंडिंग सर्फेसेस। फॉर एग्जाम्पल आइस इन कंटैक्ट विद वाटर, तो आइस और वाटर के बीच में जो एक बाउंड्री है वो एक डेफिनेट बाउंड्री है। हमें मालूम है कि आइस और वाटर दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो दे एग्जिस्ट एज सेपरेट फेजेस। सिमिलरली दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स हों, जैसे कि ऑयल और वाटर की लेयर सेपरेट हो सकती हैं, तो उसे ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक हेट्रोजेनस सिस्टम। और ये जो सिस्टम है उसके अंदर जो एक फेज होगी वो अपने आप में थ्रू आउट यूनिफॉर्म। ऑलराइट, so this is what we have as a heterogeneous system and a homogeneous system. Homogeneous system single phase, heterogeneous system multiple phases. So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, और साथ ही में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज क्या हैं, और सराउंडिंग्स भी क्या होता है। अगले लेक्चर में और कुछ नई टर्म सीखेंगे। सो आई होप आप मेरे साथ अगले लेक्चर में भी बने रहेंगे। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।